नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष और एसपी सिलेक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए हम आज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। प्राचीन इतिहास और आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टेस्ट सीरीज है, ठीक है। आप लोग दीजिए और उससे आप लोग देखिए कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है। इनको सुमेलित करना है। जूम कर देना, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो जूम कर देता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं। ये हमारा, ठीक है। देखिए पहला क्या है, मृछ कटिया। मृछ कटिया किसने लिखा था बताइए। सही सुमेलित है, ठीक है। सही सुमेलित है, इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। मृछ कटिया शूद्रक है। बोधचरित वसुंधव है, ठीक है। मुद्राराज विशाखदत्त और हर्षवर्धन बाणभट्ट किसने लिखा था बताइए। बताइए बताइए। तो देखिए मृछ कटिया किसने लिखा है? शूद्रक ने। मृछ कटिका को शूद्रक ने लिखा है, ठीक है। ये तो हमारा सही है। एक मिनट, थोड़ा सा पेन की साइज जो है छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा मृछ कटिका शूद्रक हो गए। और बोधचरित जो है, बोधचरित किसने लिखा है बताइए। बताइए बताइए, बोधचरित किसने लिखा है? बोधचरित वसुबंधु ने। ये वसुबंधु है, वसुबंधु, ठीक है। वसुबंधु था, तो ये हमारा वसुबंधु नहीं है, ठीक है। ये गलत है। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या हो जाएगा? वसुबंधु की जगह बोधचरित किसने लिखा था बताइए। अस घोष ने लिखा था। किसने लिखा था? अस घोष ने लिखा है। अस घोष ने लिखा है, ठीक है। अस घोष ने। जबकि मुद्रा राक्षस मुचकटिका शूद्रक, बुद्धिचरित अश्वघोष, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त और हर्षवर्धन किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है, ठीक है। तो हमारा 1, 3 और 4 सही है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आने का सही कालक्रम क्या है, ठीक है। कालक्रम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कालक्रम पूछ रहा है। तो बताइए कालक्रम क्या होगा? कौन पहले आया था? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा के सिक्के, लोहे का हल कि नगर संस्कृति पहले क्या आई थी? पहले हमारी नगर संस्कृति आई थी। ये पहला हो जाएगा। जबकि दूसरा क्या हो जाएगा? नगर संस्कृति के बाद क्या आया था? हम लोग लोहे के फाल बनाए थे, ठीक है।
उत्तर वैदिक काल में। ये हमारा हड़प्पा युगीन है, हड़प्पा युगीन है, हड़प्पा युगीन है, ठीक। हड़प्पा युगीन, थोड़ा और पतला कर लेते हैं। हड़प्पा युगीन, ठीक, हड़प्पा युगीन। जबकि लोहे का जो था ये कौन सा था, ये हमारी उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक, वैदिक, उत्तर वैदिक काल था, ठीक है। जबकि आहत सिक्के, आहत सिक्के कब के थे भाई, ये बुद्ध के युग में बने थे, बुद्ध के समय में। उसमें कौन थे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और सोने के सिक्के, सोने के सिक्के सर्वाधिक किसने चलाया था, मौर्यों ने, गुप्तों ने शुद्ध सोने के सिक्के, ठीक है, मौर्य काल में, ठीक है, मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर, मौर्योत्तर काल में, ठीक। तो आप लोग बता सकते हैं पहले हमारा क्या आया था, हड़प्पा युगीन संस्कृति, ठीक है, पहले हड़प्पा युगीन, ये हमारा पहला हो जाएगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, लोहे का हाल। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर क्या आता है, बुद्ध का, किसका आता है, बुद्ध का काल। ये हमारा तीसरा हो जाएगा और ये हमारा चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो जो उल्टा है तो पहले 4 आएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। इसी कालक्रम में बैठाना था। तो ये आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित है, ठीक है, कौन सा सही सम्मिलित है। तो आइए देखते हैं कौन सा सही सम्मिलित है। पहला क्या है, लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र में था। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश था। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है। नालंदा बौद्ध अधिगमन का महान पीठ है। क्या है बताइए, बताइए बताइए फटाक। तो लोथल का जो प्राचीन क्षेत्र है, गोदी वाला क्षेत्र है, ठीक है, वो तो सही है। गोदी वाले क्षेत्र में लोथल पड़ता था। सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश था ना, इसे कपिलवस्तु के नाम से भी जाना जाता है। राजगीर अशोक का स्तंभ नहीं है, ये हमारा अशोक का स्तंभ नहीं है। अशोक का स्तंभ जो कहाँ है, ये सारनाथ में है। कहाँ पर है, सारनाथ, ठीक है, कहाँ है, सारनाथ में, सारनाथ वाराणसी, ठीक है, सारनाथ वाराणसी। और चौथा क्या है, नालंदा बौद्ध अधिगमन का महापीठ है, यह भी हमारा सही है। तो आंसर कौन सा होगा, 1, 2 और 4 सही होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय निम्नलिखित प्राचीन भारतीय
अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीन शाही आदेश है? ठीक है, कह रहा है जब संकट काल खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग करने के लिए सुरक्षित किया गया था, किस अभिलेख में बताया गया कि जो अशोक का कि अगर कोई संकट आ जाती है तो उस समय के लिए खाद्यान्न को सुरक्षित रखा जाता था, किस अभिलेख में बताया गया है? ठीक है, किस अभिलेख में बताया गया है? सोगौरा ताम्रपत्र अभिलेख में, अशोक का रुमनदेई स्तंभ लेख, अशोक का रुमनदेई स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्र का महरौली स्तंभ शिलालेख। बताइए किस अभिलेख से उनको मिला था कि खाद्य को संकट काल में सुरक्षित रखना चाहिए? बताइए किसमें, ये किसमें बताया गया था? या सोगौरा अभिलेख में बताया गया था कि खाद्य को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, जो संकट के समय राज्य कोष से अन्न वितरण किया जा सके। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दिख रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत के व्यापार का निगम था? कौन सा था प्राचीन व्यापार निगम? कौन सा था बताइए? चतुर्वेदी, मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम। बताइए कौन सा था? बताइए बताइए, कहाँ निगम था? ये हमारे मणिग्राम में था। कहाँ पर था? मणिग्राम में। ठीक है, कहाँ पर था? मणिग्राम, जो चालुक्यों का क्या था? दक्षिण भारतीय व्यापारों की एक प्रभावशाली गिल्ड थी। ठीक है, जो चालुक्य शासकों के समय दक्षिण भारतीय व्यापारियों की एक प्रभावशाली गिल्ड थी। ठीक है, मणिग्राम जो थी वो क्या थी? व्यापारियों की एक प्रभावशाली गिल्ड थी। ठीक है, या निगम थी, उसे कहते हैं। फिर अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पुलकेशिन प्रथम बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांक है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो क्या करना होगा? ठीक है, तो बताइए आप लोग क्या करना पड़ेगा? तो इसमें तो पहले हम लोग जानेंगे विक्रम संवत क्या होता है। ठीक है, ठीक, और शक संवत क्या होता है। फिर उसके बाद तो हम बताएंगे कितने विक्रम संवत आएंगे। ठीक है, तो विक्रम संवत क्या होता है? विक्रम संवत 58वां ईस्वी। ठीक है, 58 ईस्वी में विक्रम संवत आया था, जबकि शक संवत 58, जबकि शक संवत जो था ये विक्रम संवत है। यह विक्रम संवत है। ठीक है, कौन संवत है? विक्रम संवत है। जबकि जो हमारा शक संवत है वो कितने में आया था? 78 में आया था। कितने में आया था? 78 ईस्वी में। ठीक है, संवत में ये हमारा क्या है? शक संवत है। शक संवत। ठीक है,
और 465 प्लस है, तो अब जोड़िए आप लोग, टोटल सभी कीजिए। ये हमारा 465 दिया गया है, 465, तो टोटल को ऐड कीजिए, हमारा कितना हो जाएगा 465 प्लस 78 प्लस 58, टोटल कितने हो जाएंगे बताइए जोड़कर। 5 5 10 4 500 टोटल आएंगे हमारे, क्या दिए हैं 6, देखो सब प्लस में दिए हैं, 6 1 आएगा, 6 0 1, ठीक है, क्योंकि 5 4 अल्टीमेट है और सभी को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो हमारा आएगा जो हमारा पुलकेशिन बादामी का 661वां विक्रम संवत था, ठीक है। कौन सा था विक्रम संवत में पूछा है, ठीक है। तो आप लोग जान गए शक संवत कब लाया था 78 में, किसके द्वारा लाया गया था कमेंट कीजिएगा। और 58वां विक्रम संवत 58 में विक्रम संवत लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था ये लोग आप कमेंट कीजिए, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, अगला क्या कर रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, बताइए। ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा, क्यों। तीसरा है जाति प्रथा के अभिभूत हिंदू धर्म की और वे आकर्षित नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। हिंदू धर्म में उस समय कई प्रकार की सामाजिक धार्मिक कुरीतियाँ आ गई थी, सामाजिक धार्मिक कुरीतियाँ आ गई थी, जिससे उनके विपरीत बौद्ध धर्म की उदारता का प्रगतिशील वे काफ़ी प्रभावित और आकर्षित हुए थे, ठीक है। तो आइए अगला देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, क्या बताते हैं बताइए। जो संगम का विषय है वो किस अभिलेख में बताया गया है, पहला और 10वां अभिलेख में, पहला और 11वां अभिलेख, दूसरा और 13वां अभिलेख, दूसरा और 14वां अभिलेख, बताइए किसमें बताया गया है। यह अशोक के किस अभिलेख में बताया गया है, दूसरे और 13वें अभिलेख में, ठीक है। इसमें क्या बताया गया था कि संगम राज्य चोल, चेर, पांड, सती पुत्र की जानकारी मिलती है, ठीक है। जो पहले और दूसरे में उनको पांड, चोल, चेर और सती पुत्र की जानकारी मिलती है। जो पहले अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है, जो 13 अभिलेख है उसमें पहले में पशु की बलि पर निंदा की गई है, पशुओं का उपचार के लिए दूसरा, फिर उनके मतलब काफ़ी 13 अभिलेख में 13 प्रकार की बातें की गई हैं, जिसमें पूरे समाज को देखते हुए अशोक ने बनवाया था, ठीक है। पशुओं पर रोक लगाना बलि पर, प्लस उनको सिक्योरिटी मतलब क्या कहते हैं कि उसे दवा चिकित्सालय व्यवस्था बनाना, उसकी देख रेख करना,
किसानों के लिए भी बनाया गया था। और जो किसान के लोग जैसे 10 साल पर अधिकारी जाते थे, खेत का निरीक्षण करते थे कि उसमें क्या पैदा हो रहा है, क्या नहीं होगा, मिट्टी की जानकारी ली जाती थी। तो ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं की थी। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, क्या है? दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, कि महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का? बताइए बताइए। अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना का अंग है, क्या अंग है, कौन सा अंग है? ये हमारा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय का। इसमें क्या बताया गया था कि बुद्ध के सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए, संसार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए, ठीक है, मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्गों की संकल्पना की गई थी, जिसे बुद्ध जो थे मध्यम मार्गी कहा गया था। ठीक है, जिसे आगे चलकर निर्वाण की प्राप्ति संभव हो सकती थी। निर्वाण की प्राप्ति मतलब उसे क्या हम लोग कहते हैं, बैकुंठ चले जाना, मतलब स्वर्ग की प्राप्ति कर लेना। ठीक है, तो वही अष्टांगिक मार्ग का बताया गया था कि हमें मोक्ष कैसे मिल सकती। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हुंड आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारिक अधिकारी निर्भर हो गए। किस पर निर्भर हो गए? अफ्रीकी व्यापार पर। लेकर आए 3री ईसा शताब्दी में हुंड के जब आक्रमण हुआ तो रोम साम्राज्य था समाप्त हो गया, और जो भारतीय व्यापार अधिकारी निर्भर थे, जो भारत पर निर्भर थे, वो किस ओर झुक गए, किस पर निर्भर हो गए? बताइए। तो ये हमारे कहाँ पर निर्भर हो गए थे? हमारे दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ व्यापार पर। ठीक है, न कि अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप और मध्य पूर्वी व्यापार में। ठीक है, ये हमारे दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए थे। जब हुंडों ने क्या किया, आक्रमण किया था, तो रोम साम्राज्य समाप्त हो गया, और तब भारतीय व्यापार अधिकाधिक दक्षिण भारत की तरफ, जो भारतीय व्यापारी थे वो किस तरफ गए? दक्षिण एशियाई भारत की तरफ निर्भर हो गए। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए थे। किस समय आए थे? इसके किसके शासनकाल में आए थे? इसकी चर्चा कीजिए, कौन कौन किसके काल में आया था। ठीक है, तो वो ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया है, तो मैं बता दे रहा हूँ कौन किसके काल में आया था। तो ये आप लोगों को जो देखिए, फायान जो था वो किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त के शासनकाल में, जबकि एंटिकिस किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन
हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जो कि 7वीं ईस्वी पूर्व 7वीं शताब्दी में था। ठीक है। जो मेगास्थनीज थे ये चंद्रगुप्त 300 ईसा पूर्व पहले आए थे, 301 ईसा पूर्व में उसी करीब आए थे। जबकि मेगास्थनीज जो थे वो कब आए थे? ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। और जो हमारे वेंगसांग थे, वेंगसांग किसके शासनकाल में आए थे? वेंगसांग हर्षवर्धन के ही काल में आए थे। ये भी सॉरी इंग्लिश जो थे वो हर्षवर्धन के बाद आए थे, हर्षवर्धन काल के बाद आए थे, हर्षवर्धन काल के बाद आए। ठीक है। जबकि वेंगसांग थे वे हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ठीक, तो आइए आप लोगों को बता दिए किसके किस काल में आए थे। चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य भी बोलते हैं इन्हें, विक्रमादित्य। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? जो 6वीं शताब्दी थी, 6वीं शताब्दी, उसमें सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? कंबोज था, गंधार था, काशी था, मगध था, कौन था बताइए? उसमें कौन था सबसे ज़्यादा? हमारा मगध। कौन था? मगध। क्यों? मगध कहाँ पड़ता था? मगध कहाँ पड़ता था बताइए? बताइए, कमेंट कीजिएगा। मगध किस क्षेत्र में पड़ता है? मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बताइए इन चारों में से कहाँ पर पड़ता है? ठीक है, कि यूपी। ठीक है, तो ऑप्शन दे दिया हूँ, आप लोग उसमें से बताइएगा कि मगध किस क्षेत्र में पड़ता है। आइए बता देता हूँ। जो 6वीं ईसा पूर्व की शताब्दी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर मगध था, जो कि 16 महाजनपदों में से एक महान शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, इसकी क्यों यह मजबूत था? इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी क्या थी? बहुत सुयोग्य और महत्वाकांक्षी, मतलब काफ़ी बनी हुई थी, मजबूती थी। उनकी जो भौगोलिक स्थिति थी, मतलब वहाँ के जो भूमि क्षेत्र थे वो काफ़ी उपजाऊ थे। ठीक है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिशाली क्षेत्र बनाए गए थे। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में, ईसा पूर्व मतलब पहले की बात कर रहा है, फर्स्ट ईसा पूर्व। ठीक है, जबकि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तरी अफगान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था। कौन सा यूनानी राज्य था बताइए? कौन सा यूनानी राज्य था? अफगानी यूनानी राज्य था, बताइए कौन सा था? बताइए। बैक्टीरिया, सीथिया, जेडेरेसिया की ओरिया, बताइए कौन था? हमारा बैक्टीरिया था। क्या था? हमारी बैक्टीरिया थी। ठीक है,
जो अफगानिस्तान की भारत की यूनानी राज थी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आर्य शब्द इंगित है। आर्य शब्द क्या है? यह नृजातीय समूह का है, नृ जाति है। ठीक है, ये हमारी नृ जाति को कर रहा है। यह नृ जातीय, नृ जातीय। ठीक है, नृ जाति मतलब कि जो काफ़ी संकुचित क्षेत्र थे, जो काफ़ी संकुचित क्षेत्र थे, उन्हें नृ जाति मतलब कि वो अपने संस्कृति कल्चर को बदलना नहीं चाहते थे। ठीक है, नृ जाति जो है वो अपने कल्चर को बदलना नहीं चाहते थे कि हम नई सभ्यताओं को अपनाएं, इसलिए उन्हें नृ जाति कहा जाता है। ठीक है, यायावरी जन, यायावरी जन ऐसी जनजाति थी कि जो अपने खाना मतलब कोई भी स्वेच्छा से कोई चीज़ अपनाने के लिए तैयार नहीं होते थे, वो सामूहिक रूप से अपने कार्य को करना चाहते थे। ठीक है, भाषा समूह, भाषा के आधार पर और श्रेष्ठ वंश के लोग। तो बताइए, जो आर्य लोग थे वो श्रेष्ठ वंश के थे। ठीक है, आर्यों को श्रेष्ठ कहा गया है। श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने कई शिक्षित वर्ग मतलब कई क्षेत्रों में अपना डेवलप किया। पहले आर्य आए थे भारत में, क्योंकि वो लोग विकास कर रहे थे किसका? कृषि, पशुपालन, इसका इनको द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन में संचालित होता है? किस एक पत्तन में संचालित होता है? पत्तन मतलब बंदरगाह। कौन सा ऐसा व्यापारिक बंदरगाह था जहाँ से संचालित होता था गुप्त काल में? ठीक है, कौन सा ऐसा बंदरगाह था जो गुप्त काल में संचालित किया जाता था? बंदरगाह कौन सा था, बताइए। तो हम बता दे रहे हैं आर्यों का जो था, थोड़ा सा हम आर्यों के बारे में बता दे रहे हैं। आर्य जो थे वो भाषाई समूह के व्यंजक था। ठीक है, सॉरी, सर्वश्रेष्ठ थे। आर्य तो सर्वश्रेष्ठ कहा गया, आर्यों को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ये नहीं कहा गया है कि ये नहीं कहा गया है कि मतलब श्रेष्ठ है, मतलब यहाँ पर इंगित करता है आर्य शब्द जो है वो भाषा सामूहिक रूप है। ठीक है, हमसे गलती हो गई थी, मिस्टेक। ये भाषाओं का समूह है। ठीक है, इन्हें श्रेष्ठ भी कहा जाता है। ठीक, तो जो आर्य की भाषाएं थी वो कैसी थी? संस्कृत थी। इनकी जो भाषाएं थी संस्कृत थी, संस्कृत। ठीक, संस्कृत थी, और संस्कृत भारोपी भारत भाषा परिवार का हिस्सा है। ठीक है, इस भाषा परिवार इसलिए कहा गया क्योंकि प्रारंभ में उनमें कोई शब्द एक जैसे नहीं थे, जैसे एक शब्द कोई एक समान नहीं थे। सॉरी, थोड़ा 1500 ईसा पूर्व के आसपास जब आर्यों ने भारत में प्रवेश किया तो वे एक ही भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुप्त काल में गुप्त काल में उत्तर व्यापारी किस पतन का संचालन करते थे? ताम्रलिपि, बड़ौच, कल्याण, कैम्ब्र। बताइए किसका प्रयोग करते थे? ये ताम्रलिपि पत्तन का। पत्तन मतलब होता है कि बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हमारी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, वहाँ से व्यापार किया जाता था, जिसे वर्तमान में ताल लुक
के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ताम्रलिपि प्रारंभिक ऐतिहासिक भाषा में व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख नगरीय केंद्र था, जहाँ से व्यापार मिल्क रोड तथा उत्तरापथ होते हुए मुख्य व्यापारिक मार्ग मध्य पूर्व और यूरोप में होता था। जो व्यापारिक मार्ग था वो मध्य और पूर्व में तथा यूरोप में होता था, और समुद्री रास्ते से जावा और सुदूर पूर्व में व्यापार किया जाता था। ठीक है, मतलब पूरी जो भारत है, ये हमारा भारत है, इससे पूरे पूर्वी मध्य एशिया में इधर पूरा किया जाता था। ठीक है, और जावा तक किया जाता था। ठीक है, और यहाँ से आते आते यूरोप में भी व्यापार किया जाता था। ठीक है, हमारे यूरोप था इसलिए यूरोप में यहाँ से किया जाता था। आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। भारत में प्रथम बार सैनिक व्यवहार में लाया गया था। किसके द्वारा? ग्रीकों द्वारा, शकों द्वारा, पार्थियनों द्वारा या मुगलों द्वारा? बताइए किसके द्वारा लाया गया था? द्वारा लाया गया था, या हमारे ग्रीकों द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? ग्रीकों द्वारा लाया गया था। ठीक है, आइए बता दे रहा हूँ। सिकंदर जो थे अपने द्वारा जीता गया प्रदेशों को सैनिक अधिकारों के अंतर्गत रखता था। जो अशोक थे, जो कौन? ग्रीक के लोग, जो ग्रीक के लोग सैनिक थे। ठीक है, ग्रीक के वही सिकंदर थे अपना। ठीक है, सिकंदर जो था, सिकंदर जो था वो क्या था? यूनानी का शासक बनकर आया था। जब वहाँ पर जिस राज्य को जीत लेता था वहाँ पे किसके व्यवस्था रख देती थी? सैन्य व्यवस्था रख देती थी। वहाँ पे सैनिक अपना शासन करता था, न कि वो खुद करता था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। देखिए अगला भी क्वेश्चन पूछ रहा है वही उसी पर डिपेंड क्या कर रहा है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत किस राजवंशों का एक शासन था? किसका शासन था? नंद वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का, कौरव वंश का? बताइए, ये तो आप लोगों को सिंपली पता होगा। ये हमारे किस वंश का होगा? नंद वंश का। क्यों? कि घनानंद उसमें शासक कर रहा था। कौन कर रहा था? जब सिकंदर ने आक्रमण कर रहा था भारत पर, पूर्वी छोर पश्चिमी छोर पर, तो उसमें शासन कौन था? उत्तरी पश्चिमी में तो कौन शासक था उस समय? घनानंद था, घनानंद। ठीक है, इन्हीं के दरबार में कौन रहता था? उनका जो राजनीतिक कार्य कौन करता था? चाणक्य करता था, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य। इसी को इन्होंने ठुकरा दिया था, घनानंद चाणक्य को ठुकरा दिया। तब इन्होंने किसको चुना था? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, और इन्होंने घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त को पदवी दिलाई थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ पर? होयसल जो स्मारक है कहाँ पर? हम्पी और हेलीब्रिड और बेलूर में, मैसूर और बेलूर में, कि श्रृंगेरी और धारवाड़ में? बताइए, थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, कहाँ पर है? बताइए बताइए बताइए। ये हमारे हेलीब्रिड और बेलूर में पाए जाते हैं। कहाँ पर? हेलीब्रिड और बेलूर में। पहले जो था होयसल की राजधानी वो कहाँ थी? पहले बेलूर थी राजधानी जो थी बेलूर थी। ठीक है, बेलूर थी, लेकिन बाद में
बाद में उसे क्या कर दिया गया, हेलीपैड बना दिया, हेलीपैड में कर दिया गया, बाद में हेलीपैड में हेलीपैड में हेलीपैड कर दिया गया, हेलीपैड कर दिया गया। ठीक है, तो यहीं पर उनका क्या बनाया गया था, होयसल स्मारक बनाया गया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है उसके बारे में हमको बताना है। तो हड़प्पा जो था वो चित्रित दूसरा मृदभांड था। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कैसी थी, चित्रित धूसर मृदभांड था, कैसा था बताइए। जो चित्रित धूसर मृदभांड होता है वो कहाँ कहाँ का है, उत्तर वैदिक काल का था। यह हमारा उत्तर वैदिक काल का है, उत्तर वैदिक काल का था। और गंधार कला शैली कहाँ की है, कुषाण वंशों का, कुषाण वंशों का। ठीक है, जबकि अजंता की चित्रकारी जो थी वो किसके समय की थी, यह गुप्त काल की, गुप्तों ने बनवाया था, गुप्त काल। जबकि पहाड़ी चित्र शैली कहाँ की थी, यह मुगल शासक के समय में थी, मुगल शासक के समय में। ठीक है, मुगल शासक के समय में। तो ये हम बता दिए आप लोगों को। तो आप बताइए इसमें कौन सा है समझिए। ये हमारे कुषाण जो थे वो कैसे थे, जो कुषाण थे उन्हीं को ठीक है, ये हमारे कुषाण गंधार शैली के थे, कुषाण जो थे गंधार शैली से रिलेटिव थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चोल राज्य में किस एक ने सिलोन पर विजय पाया था। सिलोन किसे कहते हैं, सिलोन क्या है, यह श्रीलंका को कहते हैं, श्रीलंका को सिलोन कहते थे, श्रीलंका को सिलोन कहते थे। ठीक है, तो इसे पहले किसने पाया था, इस पर विजय किसने प्राप्त की था, हमारे राजा प्रथम ने पाया था। ठीक है, राजा प्रथम में क्या किया था, 1017 में पाया था, 1017 में। ठीक है, 1017 में विजय प्राप्त की थी। तो राजा प्रथम जो थे वो जो श्रीलंका था, सिलोन था, उसके आधे भाग को जीत लिया था। ठीक है, और बताइए जब पूरे भारत को पूरी श्रीलंका को किसने अपने कब्जे में लिया था, इसे हमें कमेंट कीजिएगा, ये जरूर कीजिएगा। ठीक है, बताइएगा कौन ऐसा शासक था जो पूरे किस पर, श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था, बताइए। ये बहुत आसान है, ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा आप लोग जोर लगाएंगे तो मिल जाएगा आंसर आप लोगों को। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, जो बौद्ध संगीति हुई थी, कनिष्क कौथा था, ये बताइए पहले। कनिष्क कौथा अधिवेशन कर रहा था, कनिष्क चौथा अधिवेशन कर रहा था, बताइए। कनिष्क हमारा चौथा अधिवेशन कर रहा था, 4th। ठीक है, चौथा अधिवेशन कर रहा था। और कहाँ पर कर रहा था, कश्मीर में कर रहा था। ठीक है, और उसके उपाध्यक्ष कौन थे, बताइए कौन थे उस समय, हमारा कौन था बताइए। इसके
अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वसुमित्र कर रहे थे। जबकि उपाध्यक्ष ये हमारे अध्यक्ष थे, जबकि उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष कौन थे बताइए? उपाध्यक्ष हमारे अश्व घोष थे। कौन थे? अश्व घोष। ठीक है, कौन थे? अश्व घोष थे। उपाध्यक्ष अश्व घोष थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निपुण नहीं हुआ है। ठीक है, दोनों का मिलन पशुओं में से। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर और टेराकोटा के मूर्तियों पर जो पशुओं के चित्र हैं, किसका नहीं मिला है? गाय का नहीं मिला है, हाथी का नहीं मिला है, गैंडा का नहीं मिला है कि बाघ का नहीं मिला है? बताइए किसका नहीं मिला है? इस पर गाय का नहीं मिला। किसका नहीं मिला है? गाय का नहीं मिला है। ठीक है, गाय हो गया, गाय और क्या हो जाएगा? ऊंट, घोड़ा हो गया, शेर। इस पर जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, जबकि जो बैल है, बैल का उपयोग किया गया है, बैल की बातें की गई हैं, बैल जो थे उनकी बातें की गई हैं, लेकिन वे कैसे थे? वे एक श्रृंगी थे। वे एक श्रृंगी थे। ठीक है आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए थोड़ा सा मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो देखते हैं सूची 1 सूची 2 को। दवा चल रही है, थोड़ा सा गले में खराश आ गई है। आइए देखता हूँ, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक प्राचीन स्थल है, दूसरा पुरातात्विक खोज। लोथल में कहाँ क्या क्या खोजा गया था? ठीक है, कौन सा स्थान है और क्या क्या खोजा गया था? स्थान है, लिख लेता हूँ, यह स्थल है, स्थान, और यह खोज है। क्या क्या खोजा गया था? तो लोथल में क्या खोजा गया था? जुता हुआ खेत। गलत। लोथल से क्या खोजा गया था? गोदीवाड़ा। क्या कह रहा है? गोदीवाड़ा। ठीक है, जबकि कालीबंगा से जुता हुआ खेत। ठीक है, इसको मिलाना था। तो धोलावीरा से क्या मिला था? हड़प्पन लिपि के आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था, जबकि बनावली से पक्की ईंटें बनी हुई थी। ठीक है, तो आप लोग देख लिए होंगे। ठीक, तो आप लोग मिला लिए और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सॉरी, इसमें नहीं होगा। क्या होगा? इसमें नहीं होना चाहिए। कौन सा नहीं है? नहीं है। ठीक है, नहीं है। कौन सा नहीं है बताना है। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? श्रवणबेलगोला स्थिर है गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थयात्रा को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। बताइए। तो श्रवणबेलगोला ये हमारा पहला सही हुआ। क्यों? क्योंकि जो हमारे जैनियों के अंतिम तीर्थंकर थे,
24वें उन्हें कौन थे, पहले आप लोगों को बता दें कौन थे, महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे, ठीक है। जो श्रवणबेलगोला में स्थित जैनियों का प्रथम तीर्थंकर, प्रथम कौन थे, प्रथम ऋषभदेव थे। ऋषभदेव कौन थे, ऋषभदेव ठीक है, ऋषभदेव थे। तो देख लिए। अरे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह आयोजित किया गया था, जो इस प्रकार है। कौन कौन से है, कौन है, ठीक है, आइए मिलाते हैं, बताते हैं। संघ परिनायक और धर्म तथा विनय के विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश लेने का समारोह होता था, जिसमें उनका सर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दे दिए जाते थे। कि आषाढ़ काल की पूर्णिमा के अलग दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगाम, यह ऋतु है, ये हमारी ऋतु है, ठीक है। ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुने थे। बताइए, पौरण जो थे बौद्ध समारोह के थे, बौद्ध मठों से, तो किसके लिए किए जाते थे, ये हमारे वर्षा काल के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा दिए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, ठीक है। जो उनकी गलती होती थी, उन्हें अपनी गलतियों को क्या करते थे, अपनी गलतियों को स्वीकारते थे और अपने जो भी कार्य किए थे उनको बताते थे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कर रहा है विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय क्या था। प्राचीन हिंदी अनुश्रुतियों के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, कि एक आर्य राजकुमार और एक कबील महिला के प्रेम कथा के बारे में बताया गया है। कि 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में बताया गया है। कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में बताया गया है। बताइए किसके बारे में बताया गया है। विशाख दत्त का जो प्राचीन मुद्रा राक्षस है उसकी, पहले इसके बताते रहे। मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में, ठीक है। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। बताइए, संस्कृत भाषा में लिखी गई है और किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किया गया था। और यह राज दरबार दुर्भिक्षुओं के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, चंद्रगुप्त के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणी नर्मदा नदी पर दक्षिणी आगमन को रोका था। किसने रोका था, पुलकेशिन प्रथम ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय। बताइए किसने रोका था, यह पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने रोका था, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथनों पर विचार कीजिए कि चोल जो थे, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था या नहीं। देखिए इसमें ऑप्शन है 1 2 कि 2 कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए। तो इसमें बताइए कौन सा सही है। चोल के पांड्यों और चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। कि चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैल साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीता। बताइए बताइए। ये हमारा दोनों सही होगा। ऑप्शन जो ये भी सही होगा और ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शूद्रक द्वारा लिखी गई भारतीय प्राचीन पुस्तक मृच्छकटिका का विषय क्या था। एक धनी व्यापार और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा, चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों पर विजय, समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान और शौर्यपूर्ण कार्य, गुप्त राजवंश के एक राजा और कामरूप की राजकुमारी की प्रेम कथा। बताइए क्या था। बताइए ये कैसी थी। यह हमारी एक धनी व्यापारी और एक गणिका पुत्री की कहानी बताई गई है। ठीक है, इसमें युवा व्यापारी चारुदत्त और उसकी प्रेम कथा बसंत सेना की कहानी बताई गई है। जो किसकी कहानी बताई, जो प्रेम कथा है किसकी है। एक व्यापारी है चारुदत्त है और उसकी प्रेमिका कौन है, बसंत सेना। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी देखिए 1 2 1 सही है, कि 1 2 सही है, कि 1 2 3 सही है, कि इनमें से कोई नहीं सही है। आइए ऑप्शन दे देता हूँ आप लोगों को। पहले इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आइए ऑप्शन देता हूँ आप लोगों को। 1 2 2 3 1 2 3। बताइए इसमें कौन सा सही है। महावीर जो धर्म महावीर थे, उनकी माता लक्ष्मी के मुखिया चेतन की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। कि 23वां तीर्थयात्री पार्श्वनाथ बनारस के थे। बताइए कौन सा इसमें सही है। बताइए महावीर जो थे वो क्या थे। बताइए इनका जन्म, महावीर के बारे में बताते हैं। इनका जन्म कहाँ था, 540 में कुंडल ग्राम में। ठीक है, और इनके पिता जो थे शुद्धोधन थे। वो किस वंश के थे, शाक्य गणराज्य के थे। ठीक है, और इनकी माता जो थी वो कौन थी, महामाया थी। माता जो थी महामाया थी।
महामाया थी। महामाया, ठीक है, महामाया थी। महामाया। और ये 23वें तीर्थंकर थे। ये 23वें तीर्थंकर थे जो उनका काशी में अश्विन के पुत्र थे, ठीक है, जो अश्विन के पुत्र थे। कौन? अश्विन के पुत्र थे। अश्विन के पुत्र थे, ठीक है, अश्विन के पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ थे, ठीक है। उनकी माता कौशला ये हमारे 23वें को बनारस के रहने वाले थे और इनकी माता का नाम कौशला वंश की राजकुमारी थी। तो ये सही है, ठीक है। तो हमारा ए और बी सही होगा, मतलब दूसरा और तीसरा सही होगा, ठीक। कि गौतम बुद्ध की माता कौशला राजवंश की राजकुमारी थी और 23वां तीर्थक पार्श्वनाथ बनारस से थे, ठीक है, जो अश्वघोष के पुत्र थे। जबकि महावीर की माता क्या नाम था? महामाया था। जबकि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, बताइए आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना है। नमस्कार, जय हिंद।